स्टूडेंट्स क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आपको बेसिक आइडिया मिल गया था कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, कौन सी चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं, कौन सी नहीं। बेसिक क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहें तो हमने कहा था कि हम स्ट्रेन को कहते हैं कि वो मेजरेबल क्वांटिटी है, और स्ट्रेस जो है डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं करके कैलकुलेट करते हैं थ्रू सम कैलकुलेशन, कैन नॉट डायरेक्टली मेजर स्ट्रेस। वो सब तो हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा स्टार्ट शियर फोर्स इन बेंडिंग मोमेंट। इसकी इम्पोर्टेंस आपको मैंने बताया था कि कोई भी बीम, कोई भी स्ट्रक्चर किसी लोडिंग को सब्जेक्टेड है तो हमें उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी जनरेट हो रही है वो पता होना जरूरी है। मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट कितनी हो रही हो उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिजाइन करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेस किस पे डिपेंड करती है? लोड पे। अब कितना मैक्सिमम लोड एक पॉइंट पे आ सकता है उसके कैलकुलेशन के लिए बीम या बीम में शेयर फोर्स बनाना होता है। शेयर फोर्स भी एक टाइप की स्ट्रेस जनरेट करता है और एक बेंडिंग मोमेंट। दोनों का नेचर अलग होता है। शेयर फोर्स जो होता है शेयर स्ट्रेस जनरेट करता है, बेंडिंग मोमेंट नॉर्मल स्ट्रेस करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट स्ट्रेस आता है जिसके लिए हमारा बीम या फिर भी कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिजाइन होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं कि बेंड हम लोग देखते हैं कि पूरे बीम में कहाँ पे मैक्सिमम फोर्स, शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ बीम। बीम की बात कर रहे हैं, ये जनरली बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे आता है वो बीम में ही आता है। बीम मतलब फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल मेंबर जो बेंडिंग ले, मैंने आपको बताया था उस क्लास फर्स्ट 2 क्लासेस में कि बेंडिंग क्या होती है और और टॉर्क क्या होता है। दोनों एक टाइप के मूवमेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि अलोंग द एक्सिस रोटेट करे तो टॉर्क कहलाता है, अलोंग द एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रोटेट करे तो बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। मैंने आपको उस पेपर का एग्जांपल लेके दिखाया था, आपको याद होगा। तो उसके लिए पहले हम लोगों को पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ बीम कितने टाइप के बीम होते हैं। आपने कितने टाइप के बीम पढ़े? आपने बीम्स के टाइप पढ़े? बोलिए बेटा। पहला पढ़ा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। सचिन पुलिया से बेटा शेयर मैसेज कर दो कि उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, फिर वो फ्लाइट मोड ऑन करके ट्राई करो। पहला क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है कोई एक बीम है, बीम मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा। बीम आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग में, यस सर। बीम देखा होगा बिल्डिंग में। ये सिंपली वॉल पे रेस्ट कर रहा है, एम्बेडेड नहीं है। मतलब सिंपली रेस्ट कर रहा है तो इसको सिंपली सपोर्टेड कहते हैं। दूसरा होता है कैंटिलीवर बीम। या एक साइड से सपोर्ट में एम्बेडेड हो, दूसरा पोर्शन उसका फ्री हो, सपोर्ट के अंदर पूरा घुसा हुआ हो। इसका एग्जांपल आपने विंडो के ओल्ड हाउसेज या फिर अपने घर में देखना, विंडो के बाहर एक शेड होगा, सन शेड, वो कैंटिलीवर का एग्जांपल है। वो भी एक तरीके का बीम है, छोटा सा बीम है वो अलग बात है। अब कभी कभी आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा तो बहुत सा आगे पार्किंग लॉट जहाँ पे गाड़ी आके रुकती है होटल्स वगैरह में, एक लॉबी टाइप होती है। लॉबी एरिया को कवर कर रही होती है, वो कैंटिलीवर बीम जनरली कैंटिलीवर से ही कवर करती है।
कैंटिलीवर का मतलब एक साइड उसका फ्री हो, दूसरा सपोर्ट वॉल या बीम के कॉलम के अंदर घुसा हुआ हो। तीसरा आता है फिक्स बीम। फिक्स बीम ये दोनों साइड से सपोर्ट के अंदर एम्बेडेड हो, मतलब घुसा हुआ हो। अभी हम लोग बात तो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, इन सब का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि भाई ये आपने कह दिया कि सपोर्ट के अंदर घुसा हुआ है, तो सर इसमें हम स्ट्रक्चरली देखें क्या डिफरेंस होगा, और जो सिर्फ रेस्ट कर रहा है उसमें क्या फर्क होगा। देखो बेटा, जो सिंपली रेस्ट कर रहा है सपोर्ट पे, मोमेंट जनरेट नहीं होगा। मोमेंट क्या होता है, अभी बेंडिंग मोमेंट आप डिस्कस कर, बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। मोमेंट मतलब यहाँ पे कोई भी, आप अगर लोडिंग यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे सिंपली ये रोटेट कर जाएगा, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। वही यहाँ पे जब आप लोड लगाओगे तो ये मोमेंट को यहाँ पे जनरेट होने नहीं देगा, रेजिस्ट करेगा। यही होता है रिस्ट्रेंड या सपोर्टेड, समझ रहे हो। रिस्ट्रेंड भी, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, ये आप वर्ड्स पढ़ोगे आगे तो आपको और क्लियर होगा। चौथा होता है टाइप कंटिन्यूअस बीम। एक बीम जा रहा है, लंबा बीम है, काफी लेंथ उसकी बड़ी है, सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं, एंड पे सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड है, लेंथ की बीम की लेंथ इतनी ज्यादा है तो दो रूम्स के ओवर, दो रूम को क्रॉस कर रही है, दो रूम के बीच को क्रॉस कर रही है, तो बीच में वॉल आएगी। तीन रूम को कर रही है, दो वॉल्स आएंगी। और ज्यादा रूम्स को कर रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये जो बीम होगा कंटिन्यूअस बीम होगा, मल्टीपल सपोर्ट पे रेस्ट कर रहा होगा। मल्टीपल सपोर्ट्स पे आप जब कभी कॉलेज आओगे तो आपको दिखाएंगे ये सारे टाइप्स के बीम। कैंटिलीवर कभी आप कॉलेज देखोगे तो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, फिक्स बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम। एक और टाइप का होता है, मतलब ओवरहैंग मतलब कुछ आपने लटका रखा हो, कुछ आपका ओवरहैंग पोर्शन हो। सपोज एक बीम है, इसकी लेंथ ज्यादा नहीं, एक साइड ये आ रहा है, एक सपोर्ट, एक साइड ये सपोर्ट आ रहा है, ये लेंथ छोटी सी है तो ओवरहैंग कर रही है, ये पोर्शन कैंटिलीवर की तरह। एक कंटिन्यूअस बीम का ऐसा पार्ट जिसमें दो ही सपोर्ट हो और दूसरा सपोर्ट कहीं बीच में लगा हो, ये जो पोर्शन कहलाता है ये ओवरहैंग पोर्शन कहलाता है। इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें एक सपोर्ट डायरेक्टली आपका एम्बेडेड है सपोर्ट में, इसमें एक सपोर्ट या तो ये ऐसा हो सकता है या फिर पूरा एम्बेडेड हो सपोर्ट में, ये भी हो सकता है, और बीच में एक और सपोर्ट आ रहा है, और फिर ये एक कैंटिलीवर पोर्शन आ रहा है, इसको ओवरहैंग पोर्शन कहते हैं। ये सिंगल ओवरहैंग है, ऐसा हो सकता है दोनों साइड से ओवरहैंग हो रहा हो, एक सपोर्ट ये लगा हुआ है, एक सपोर्ट ये लगा हुआ है, फिर डबल ओवरहैंग है, ये भी ओवरहैंग पोर्शन है, ये ओवरहैंग पोर्शन। ये आपने चार पांच टाइप के बीम पढ़े, ये आप आगे यूज होंगे, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, फिक्स्ड बीम। इसमें क्या होता है,
यहाँ पे मोमेंट जनरेट नहीं होता, सिर्फ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अलोंग द बीम जनरेट होता है। इसमें भी अलोंग द बीम जनरेट होता है, मगर फ्री पोर्शन पे कुछ जनरेट नहीं होता। जनरेट होना मतलब रेजिस्ट करना। अब यहाँ पे जब कोई चीज है ही नहीं तो रेजिस्टेंस कैसे देगा ये? इस एंड पे जीरो रहता है, इस एंड पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों आता है। इसमें दोनों जगह आता है, दोनों सपोर्ट पे दोनों साइड में आता है। तो कंटिन्यूअस बीम में बीच में आएगा, एंड पोर्शन पे नहीं आता। ओवरहैंग में यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। इस पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स नहीं आएगा, ओवरहैंग पोर्शन। टाइप्स ऑफ बीम क्लियर। टाइप्स ऑफ लोडिंग आपको मैंने बताई थी, याद आपको याद है? तो फिर दोबारा रिपीट करूँ, जल्दी बताइए। बोलो बेटा, टाइप्स ऑफ लोडिंग बतानी है। सर 3 है ना टाइप्स ऑफ लोडिंग तो? हाँ सर पता है। पता है ना, पॉइंट सब पता है। पॉइंट Concentrated or यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड distributed? लोड एंड यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। Concentrated। पॉइंट लोड। हाँ भाई उसी को concentrated बोलते कॉन्सेंट्रेटेड कह लो या पॉइंट लोड कह लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक ही जगह ध्यान लगा रहे हो, एक ही जगह सब सारा लोड लगा दिया। आप लोग कहते नहीं वर्ड यूज करते कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, तो एक जगह ध्यान लगाओ। ऐसे उन्होंने एक ही जगह लोड लगा दिया वहां उस पॉइंट पे, उसको पॉइंट लोड कहते हैं। दोनों सेम चीज है। हैं। सर नॉन यूनिफॉर्मली भी होता है कोई लोड? हाँ तो यूनिफॉर्मली वेरी लोड हो गया, वेरी कर रहा है। नहीं नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली आगे तो बोलो क्या चीज है, वेरिंग है या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्या चीज है? हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सर। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब होता है ना नॉन यूनिफॉर्मली लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये लोड हो सकता है, ऐसा बीम है कोई, ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये लोड भी ऐसा 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 भी लोड लग रहा है, कहीं पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, ये भी नॉन यूनिफॉर्मली है। मगर इस केस को हम लोग कह देते हैं क्या, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम कुछ कह नहीं सकते। ये इस पार्ट का ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। इसके एक स्पेशल केस को हमने दे दिया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इस पार्ट को हम कुछ कहते नहीं, क्योंकि इसकी हम डायरेक्टली स्टडी कर भी नहीं सकते हैं, समझ रहे हो, इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं कि इस ऐसे लोड को कुछ आइडियलाइज करें। इसका मतलब आइडियलाइज करने का मतलब होता है जिस कंडीशन को, सिचुएशन को ऐसे कन्वर्ट करना, ऐसे उसको ट्रांसफॉर्म करना जिससे हम लोग उसकी स्टडी कर सकें। जैसे आपको पता है कि मैंने सिंपली सपोर्टेड की बात करी, ये भी एक आइडियलाइज कंडीशन है। 100% ऐसी कंडीशन फील्ड में अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, और हम स्टडी करने के लिए उसको आइडियलाइज कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा है तो बेंडिंग मोड बहुत कम रेजिस्ट करेगा सपोर्ट पे, तो सिंपली सपोर्टेड की तरह उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको डिजाइन कर देंगे फिक्स्ड बीम की तरह, तो उस अनसेफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पार्शियली रिस्ट्रेन कर रहा है, कुछ पोर्शन में आ रहा मूवमेंट को रोक ले रहा है सपोर्ट पे, बाकी नहीं कर पा रहा। आपने इसकी तरह डिजाइन कर लिया तो मान के चल रहे हो कि वो खुद ही रोक ले रहा है, अगर रोक नहीं पा रहा तो फेल होने के चांसेस ज्यादा। तो इसलिए हम उसको आइडियलाइज करते हैं कि सिंपली सपोर्टेड। आइडियलाइज का मतलब क्लियर हुआ? आइडियलाइज मतलब ऐसी सिचुएशन में कन्वर्ट करना लोडिंग या फिर कोई भी केस आने पर कि जिसको हम एनालाइज कर सकें, जिसको हम स्टडी कर सकें। ऐसा लोड लगा रहा है तो आप कैसे स्टडी करोगे इसको? ठीक है, इसको इसलिए अवॉइड करते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एग्जांपल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी है और ये भी है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आता है विथआउट का।
नेक्स्ट आता है, मैं लिख देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि भाई पढ़ रहे हैं तो सर ने ये क्या बता दिया, किसी का डाउट आया तो बीच में क्लियर है, यहाँ तक तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पान। स्पान क्या होती है, ये वर्ड सुना है आपने, सुना ही होगा स्पान। हाँ सर। एक होता है क्लियर स्पान, स्पैन भी बोलते हैं इसे कई लोग, दोनों ब्रिटिश है और एक डिक्शनरी अलग अलग है। ठीक है, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये सपोर्ट है, सिर्फ बीम रेस्ट कर रहा है, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस बीम जिससे रेस्ट कर रहा है तो इसको कहते हैं क्लियर स्पान। जो आपको विजिबल हो, दिख रही हो, आप नीचे खड़े होकर देखो, दो बीम आपको बहुत बड़ा है, दो बीम के बीच के सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस जो दिख रही है वो क्लियर स्पान है। और इफेक्टिव स्पान क्या है, सपोर्ट के सेंटर से सपोर्ट के दोनों सेंटर से जो होता है वो होता है इफेक्टिव। जब हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट करते हैं तो हम इफेक्टिव स्पान लेते हैं। जब अगर आपको कुछ मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया गया है कि ये क्लियर स्पान है या इफेक्टिव स्पान है, तो आप लेके चलोगे इफेक्टिव स्पान, अनटिल अनलेस वो मेंशन कर दे इट इज अ क्लियर स्पान। ठीक है, if it is written there that it is a clear span, then only we will take that given span length as clear span, and otherwise we will use that span length as effective length। effective length बोल लो या span बोल लो, effective length of beam, effective length of span दोनों सेम चीजें हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है अब shear force। shear force होता क्या है? अब अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स, कॉल बताते हैं शेयर फोर्स। पहले तो डेफिनेशन ध्यान से सुनो, मैं एक बार बोल रहा हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार ध्यान से सुनना कि आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछता है। shear force at any section of a beam, shear force at any section of a beam is defined as algebraic sum of lateral component of all force acting on either side of the beam। क्या बोला, लेटरल फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स एक ही चीज, ये बीम है, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ये आपका शेयर फोर्स लग रहा है, शेयर फोर्स नहीं, ये कोई लोडिंग लग रही है, पॉइंट लोड लग रहा है, पी से पॉइंट लोड लग रहा है। शेयर फोर्स क्या कह रहा है, आप शेयर फोर्स किसी एक सेक्शन पे होता है, पहली बार आपने ये सेक्शन लिया सपोज सेक्शन 1 तो इस सेक्शन पे आइदर साइड, या तो इस साइड देखो या फिर इस साइड देखो, जो भी ट्रांसफर सोर्स मतलब इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो उस पॉइंट पे शियर फोर्स होगा। सर आपको बोलोगे कि सर इधर से निकाल के लाएंगे तो अलग आएगा, इधर से देखेंगे तो अलग आ रहा है, क्योंकि सर इधर भी लग रहा है, इधर सपोर्ट का भी लोड आ रहा है, इधर एक सपोर्ट का लोड आ रहा है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा दोनों तरफ से सेम ही आएगा, इधर मत जाओ, इधर से देखो या फिर इधर से देखो। लाइक आप एग्जांपल लो, सिंपली सपोर्टेड की बात थी, ये मैंने सिंपली सपोर्टेड टीम बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड टीम कैसे बनता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। कैंटिलीवर बीम ये बना दिया, इसका पॉइंट लोड लग रहा है। अब आप यहाँ पे सेक्शन लो, यहाँ पे सेक्शन लो बेटा, इधर साइड यहाँ या तो इधर देखोगे या तो इधर देखोगे। अब
शियर फोर्स कैलकुलेट करने से पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालना जरूरी होता है। ये आपको सपोर्ट ए बी है, ए और बी। अब आपको यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आएगा, यहाँ पर आर ए आएगा, यहाँ पे आर पी आएगा रिएक्शन है, यहाँ पे वी आर ए आएगा, यहाँ पे आर बी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो इस सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आप लोग यूज करते हो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। पढ़ा हुआ यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है बेटा? वो पहला होता है समेशन ऑफ, तो उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, एंड वर्टिकल फोर्स भी, मतलब सम ऑफ वर्टिकल फोर्स भी 0 होता है, तीसरी बताओ बेटा। एंड मोमेंट भी सम zero ऑफ मोमेंट फोर्स भी 0 होता है। यस यहाँ सर। पे सब जगह जीरो होना चाहिए। यस सर। नहीं बेटा, सब जगह जीरो होगा तो कैसे काम चलेगा? ये बीम का मतलब सर काम है। सम ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए ना, सम ऑफ फोर्स। सम ऑफ फोर्सेस तो ये हो गया, ये एक टाइप की फोर्स है, ये एक टाइप की फोर्स है। ये यस सर। मोमेंट है। मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या फर्क होता है? मोमेंट होता सर है, ये बेंडिंग मोमेंट जनरेट करता है। नहीं बेटा, मोमेंट होता है फोर्स इनटू लेवर आर्म। अब लेवर आर्म कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लेवर आर्म अलोंग द लेंथ ऑफ बीम है तो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। अब परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, जैसे ये बीम है आपका, तो फिर वो टॉर्क कहलाता है। मोमेंट आपके दो टाइप के हो गए, आपको ऐसे दिख रहा है, सपोर्ट है, अगर रेक्टेंगुलर बना लो, ये आप कर रहे हो, ये फोर्स इनटू लेवर आर्म कर रहे हो, ये लेंथ है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। यहाँ पे ऐसे लोड लग रहा है, ई लोड, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये डिस्टेंस इनटू लेवर आर्म करोगे तो बेंडिंग करेगा टॉर्क। ये टॉर्क है, ये वाला पोर्शन क्लियर है दोनों, ये भी पी इंटू लेवर आर्म है, वो भी पी इंटू लेवर आर्म है, मगर लेवर आर्म चेंज हो रही है दोनों की। लेवर आर्म अगर लेवर आर्म सपोर्ट से या फिर अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम है तो आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। P1 लिख लो, P2 लिख लो, P1 डालो, P2 डालो, ये P1 इंटू लेवर आर्म है तो ये बेंडिंग मोमेंट है, P2 इंटू लेवर आर्म है, ये आपका टॉर्क है। क्लियर है? ये मोमेंट आपका कुछ नहीं होता है, लेवर आर्म इनटू फोर्स अलोंग द लेंथ, ये जीरो होना चाहिए, जहाँ पे जीरो होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड है तो इस पॉइंट पे, इस सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जरूर जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? सर आपने सर वो जो टॉर्क लिखा ना, टॉर्क के नीचे P2, उसके नीचे सर आपने क्या लिखा है, IKA कुछ करके? आई क्या नहीं, ये लेंथ का क्वेश्चन रहा है, लेवर आर्म। ओके सर। लीवर आर्क। लेवर आर्म, आर्म, क्या आपने वर्ड नहीं सुना वहां पे? आर्म है। यस सर, आर्म। लीवर आर्म। आपको बस याद नहीं आ रहा कि आपने मोमेंट क्या पढ़ा था? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बेटा, फोर्स इनटू जिस पोर्शन के से आप देख रहे हो, ये सेंट्रल एक्सिस है इसकी। यस सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वो आपको देखना पड़ेगा बेटा। यस ये सर, वाली जहाँ है, पे फोर्स होता है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता ये P2 लग रहा है, ये P2 और सेंट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है लेवर आर, एल ए, ये जो लिखा हुआ लेवर आर, इसको एल ए से बोलते हैं, तो ये आपका कहलाता है टॉर्क। टॉर्क की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। जब मोमेंट की बात करेंगे, दोनों है लेवर आर्म, दोनों है फोर्स इनटू लेवर आर्म, दोनों का नेचर अलग है, दोनों स्ट्रेस जो जनरेट करते हैं वो दो अलग अलग टाइप की करते हैं। ठीक है,
शियर फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, तीन इक्वेशन यूज करके। अब पहले आप कैलकुलेट करोगे सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद फिर आप जो मैंने बताया ट्रांसवर्स फोर्स देख लो उस सेक्शन पे कितनी आ रही है। जैसे इस वाले एग्जांपल से करते हैं, बेटर रहेगा। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल। कोई भी कैंटिलीवर बीम है, इस पे लोड लग रहा है 55 किलोमीटर का। आपसे पूछा जाता है इस 1 सेक्शन पे शियर फोर्स बताओ। शियर फोर्स एट वन वन सेक्शन, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है ए बी। अब जब आप इसको कट करके देखोगे, इधर 5 किलोमीटर लग रहा है और कोई, मैंने क्या बोला, या तो इधर देखो या इधर देखो। पहले हम इधर देख रहे हैं, इस साइड राइट हैंड साइड देख रहे हैं। तो इस सेक्शन के राइट हैंड साइड पे जो भी आपका लोड लग रहा है वो आपका शियर फोर्स कहलाता है, ट्रांसवर्स फोर्स। ये है ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड कितना लग रहा है? 5 किलोमीटर। तो शियर फोर्स आपकी है 5 किलोमीटर। अब इधर देखो, पहले उसके लिए सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। सपोर्ट रिएक्शन क्या है यहाँ पे? बी ए। वर्टिकल रिएक्शन निकलेगी, हॉरिजॉन्टल तो आएगी नहीं, हॉरिजॉन्टल लोड कोई लोड लग नहीं रहा। और यहाँ पे सपोज हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा होता है 5 या 10 किलोमीटर। शियर फोर्स कितना होता है बेटा? शियर फोर्स कितना होता है अगर 10 किलोमीटर लोड और लग रहा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 15। नहीं बेटा, यही तो बताना चाह रहा हूँ। शियर फोर्स होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स या फिर परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स तब भी आपका 5 किलोमीटर ही रहता। मैंने बोला इस एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर इस सेक्शन के पैरेलल, इस लेंथ के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो आपका शियर फोर्स में काउंट होगा। तभी मैंने बनाया 10 किलोमीटर में, ये शियर फोर्स में काउंट नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। ठीक है। अभी अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको पहले वी ए निकालना होगा। पहले आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करोगे, समेशन ऑफ ऑल वी फोर्सेस शुड बी जीरो। वी फोर्सेस क्या लग रही है? वी अपर डायरेक्शन में लग रही है, 5 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, माइनस में ले लेते हैं, शुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि और कोई ट्रांसवर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। तो जैसे क्या आएगा, वी ए इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। Five. ठीक है। अब इस साइड से देखोगे तो शियर फोर्स क्या होगी? वी ए। तो वी ए इक्वल्स 5, तो दोनों साइड से देख लो सेम आ गया शियर फोर्स। Yes, sir. सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हो तो समेशन ऑफ एच और हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो। तो एच ए लग रहा होगा इधर से, उधर से 10 किलोमीटर लग रहा है। एच ए माइनस दोनों के अपोजिट डायरेक्शन सर है। एच ए 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब मोमेंट की बात करते हैं। मोमेंट एट ए कितना आएगा? मोमेंट एट ए लिखते हैं, फोर्स इंटू लेवर आर। फोर्स कितनी? 5 किलोमीटर। सपोज लेंथ इसकी है 4 मीटर। ठीक है बेटा, 4 इंटू लेवर आर्म कितनी हो गई? मैंने उसमें कुछ बोला नहीं, क्लियर है या फिर इफेक्टिव है? तो जब तक कोई मेंशन ना करे तो आप उसको इफेक्टिव लेके चलोगे। इसकी यूनिट है किलोमीटर, इसकी है मीटर, तो 2 किलोमीटर आ गई। ये आपका हो गया कैंटिलीवर का केस। कैंटिलीवर का केस सबसे सबसे इजी होता है। ठीक है। ऐसे शेयर आप उसमें तो निकाल ही लोगे, इसमें भी सेम ही बंडल लगना है।
आपका सेंट्री सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन देखें शियर फोर्स का एक बार। साइन कन्वेंशन क्या मतलब कि आप कैसे बताओगे कि ये, आपको डायग्राम देख के पता होना चाहिए ना कि बेटा ये शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर आपके बीम में दिख रहा है तो आप तो बता दोगे कि हाँ भाई ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर आपके पास डायरेक्ट शियर फोर्स डायग्राम है तो फिर आप कैसे डिसाइड करो कि अपवर्ड लग रही, डाउनवर्ड लग रही, या फिर कई बार आपका देख रहे हो कि यहाँ से देख रहे हैं तो सर देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि इधर से देख रहे हैं तो शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इससे इधर से देख रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है बेटा, तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, सीन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, कोई भी सेक्शन है, सेक्शन के राइट हैंड साइड देखें तो डाउनवर्ड लग रही है और लेफ्ट हैंड साइड देखें अपवर्ड लग रही है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव शेयर पॉजिटिव साइन। सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो बेटा, फिर कैसे डिसाइड करोगे? चलो ठीक है, सही कह रहे हो, ऐसे भी क्लॉकवाइज में सर पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले लेंगे सर। सही है बेटा, ये भी कह सकते हो। मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये है ना मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट में डायरेक्शन होता है कि रोटेशन होगा, इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको कहना ठीक नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये फंडा आप लोग उसमें कह सकते हो बेंडिंग मोमेंट के केस। ये सेक्शन है आपका, सेक्शन क्या है, 1 1 1 1 हुआ, 2 2 सेक्शन जहाँ पे भी आप देख रहे हो, सेक्शन के राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, राइट हैंड साइड भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन देखो तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो कैसी होनी चाहिए शेयर फोर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव? सेक्शन के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, Positive. पॉजिटिव होगी सर। Positive. पॉजिटिव। इधर से निकाल के लाए तो वो भी आप देखोगे, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन तो भी पॉजिटिव आएगी, तो कोई चेंज ये नहीं सर होगा, पॉजिटिव होगी। ठीक है। ये चीज होता है कि यूनिवर्सल लगा देना, आप उल्टा भी मान सकते हो मगर आपको लिखना पड़ेगा, मगर ज्यादातर बुक्स यही कन्वेंशन फॉलो करती हैं, तो आपको यही कन्वेंशन फॉलो करना ठीक है। ऐसी बेंडिंग ये तो आपका था शियर फोर्स का कन्वेंशन, ऐसी बेंडिंग मोमेंट का होता है। बेंडिंग मोमेंट में अगर सेक्शन के इधर से अपर डायरेक्शन लग रहा है, इधर से अपर डायरेक्शन लग रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। आपको इधर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है, इधर इधर से राइट हैंड साइड से देखें, इधर से देखें ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। चलो बेटा आ जाओ, दोबारा करते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं, खत्म हो गया टाइम। सर बेंडिंग मोमेंट में जब ये जब होता है सर, दोनों अपवर्ड में रहता है, तो सर इसमें तो पॉजिटिव होती है ना सर? बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आ जाए, टाइम बीच में खत्म हो जाएगा।